वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ज्योति शिक्षालय। गुड मॉर्निंग। तो आज मैंने सुबह की मॉर्निंग की क्लास रखी है। एक क्लास हमारी जो है इवनिंग के टाइम पे आ जाएगी, ठीक है ना। तो मैं चाहती हूँ कि जो हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस यहाँ पे कर सकें, ठीक है। तो ताकि हमें थोड़ा सा और ज़्यादा यहाँ पे बेनिफिट मिले। तो डेली आप क्लास क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज़ आप लोग देखना। तो जहाँ तक पॉसिबल रहेगा तो मॉर्निंग और इवनिंग की मैं कोशिश करूँगी कि आपकी मॉर्निंग और इवनिंग दो टाइम पे यहाँ पे आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज़ करवा सको, ठीक है। तो क्वेश्चंस की ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। हमारा मेन मोटो यही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें, ठीक है। और आप लोगों की भी तैयारी आप अच्छे से कर रहे होंगे, ठीक है ना। और जिन बच्चों की आपको लगता है कि हमारी तैयारी लगभग हो चुकी है, तो जिनकी हो चुकी है अप्रोक्स, तो आप लोगों के लिए एक बेनिफिट यहाँ पे रहेगा कि मॉक टेस्ट आपको मिल रहे हैं फुल सिलेबस के, ठीक है। तो मैं बार बार इसलिए बोल रही हूँ कि हर एक क्लास में मैं आपको बता रही हूँ कि मॉक टेस्ट आप लोग लगाएं फुल सिलेबस के। जिन्होंने फुल सिलेबस अपना रिवाइज कर लिया है तो वो मॉक टेस्ट ज़रूर लगाएं। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन मैं यहाँ पे आपको शेयर कर रही हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आप एक तो मतलब क्वेश्चन निकालेंगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा। दूसरा, आपकी कंप्लीट तैयारी होने के बाद आपको एक फुल मॉक यहाँ पे लगाने चाहिए, ठीक है। ज़्यादा नहीं मैं कह रही हूँ, फुल मॉक आपको मतलब मैंने 3 तैयार किए हैं और तीनों फुल मॉक कंप्लीट सिलेबस के आपको मिल जाएंगे। जो कंप्लीट सिलेबस है तीनों फुल मॉक आपको कंप्लीट सिलेबस के मिलेंगे, ठीक है। तो आप लोग अगर कोई लेना चाहता है तो फुल मॉक तीनों आप ले सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पर सारी डिटेल दी हुई है। अगर कोई बच्चा इंटरेस्टेड है, अपनी तैयारी देखना चाहता है कि उसकी तैयारी कैसी है, तो आप वहाँ पे ले सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप लोग फुल मॉक लगाएं और मैं मतलब आप चाहते हो तो मैं उनका फुल मॉक लगा के आप मेरे को सॉल्यूशन का PDF भेज देना, तो मैं आपको चेक करके भी बता दूंगी कि आपकी कहाँ मिस्टेक है, आपको कहाँ इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, ठीक है ना। तो वो भी आपको मिल जाएगा और सॉल्यूशन भी आपको फुल मॉक के अलग से मिल जाएंगे। अगर आप लोग सॉल्यूशन चाहते हैं तो सॉल्यूशन भी आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो अपना फुल मॉक एक बार ज़रूर लगा के देखें, ताकि आपको आइडिया रहे कि आपकी कहीं कोई कमी रह तो नहीं गई है या कोई टॉपिक आपसे छूट तो नहीं गया है ना। तो आपको थोड़ा सा और यहाँ पे मतलब मैं बोल रही हूँ कि आपको 100% बेनिफिट मिलेगा, 100% आपको बेनिफिट मिलेगा, इस बात की मेरी गारंटी है, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास में कल ये क्वेश्चन मैंने करवाया था और मैंने यहाँ इसको जानबूझ के स्टॉप कर दिया था और सीधा मैं बोली कि ये क्वेश्चन यहीं तक है, ठीक है। तो इसको कर लेना। और लेकिन जिन बच्चों को ये समझ आ गया कि ये क्वेश्चन आधा अधूरा है, मैंने नहीं करवाया और कमेंट भी किया है बच्चों ने, लेकिन किसी ने भी कोशिश नहीं की इसको पूरा सोल्व करने की। तो देखो मैं इसको पूरा कंप्लीट यहाँ पे आपको सोल्व करके बता देती हूँ, लेकिन आपको कोशिश करनी चाहिए। कोई भी क्वेश्चन अगर आधा रह जाता है या नहीं हो पाता है, या मतलब मैं छोड़ देती हूँ या जानबूझ के मैं छोड़ देती हूँ, तो आप लोगों का उसको मतलब पूरा करना ही होता है। और आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी बता सकते हैं कि मैडम ये क्वेश्चन पूरा हमारा हो गया। लेकिन सब बच्चों ने ये नोटिस किया है कि मैडम ने ये क्वेश्चन आधा करवाया है, ठीक है। तो मेरे को पता है जो चीज़ें मैं आपको आधी करवाती हूँ या पूरी करवाती हूँ, तो वो आपको पता ही है कि जो आपके डाउट्स हैं वो नेक्स्ट वीडियो में मतलब नेक्स्ट क्लास में आपके क्लियर हो जाते हैं, ठीक है। तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। कोई भी क्वेश्चन अगर नहीं समझ आए तो उसका भी आप कमेंट कर सकते हैं, वो नेक्स्ट क्लास में आपका सोल्व हो जाएगा, ठीक है। तो आज की क्लास इसको हम कंप्लीट करेंगे, जितनी भी लंबी रहेगी, जितने क्वेश्चन रहेंगे वो सारे कंप्लीट करेंगे। फिर जो हमारी इवनिंग में क्लास आएगी उसमें इस क्लास के जो आपके डाउट्स रहेंगे वो आप मेरे को दे देना। और ये क्लास कंप्लीट हो जाएगी तो इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा और लिंक टेलीग्राम चैनल का इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, तो आप ज्वाइन कर लेना, ओके। चलिए देखिए ये क्वेश्चन मैंने यहाँ तक छोड़ दिया था। उसके बाद द इक्वेशन ऑफ द कर्व, चलो स्टार्टिंग से ही देख लेते हैं क्या कहता है। फाइंड ऑल द टेंजेंट्स टू द कर्व y इज इक्वल टू cos x प्लस वाई। इस कर्व के सारे टेंजेंट्स हमें फाइंड आउट करने हैं जो कि पैरेलल टू द लाइन, इस लाइन के क्या है, पैरेलल हैं। तो उसके लिए हमने क्या किया, लेट द पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ वन ऑफ द टेंजेंट भी, हमने पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट मान लिया टेंजेंट का, वो क्या है हमारे पास x1 y1। देन x1 y1 किसके ऊपर लाई करेगा, इस कर्व के ऊपर लाई करेगा। तो इसका मतलब इस पॉइंट को मतलब इसको ये क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। तो इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन 1। सिंस द टेंजेंट्स आर पैरेलल, इस लाइन के पैरेलल हैं, तो इसका मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगी, इस लाइन के स्लोप के इक्वल होगी। और स्लोप ऑफ टेंजेंट हमारे पास क्या होती है, dy/dx एट द पॉइंट x1 y1। तो इसकी स्लोप क्या आ गई हमारे पास, -1/2 आ गई। अब इक्वेशन ऑफ कर्व हमारे पास गिवन है, तो इसका हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव यहाँ पे निकाल लेंगे। तो इसका डेरिवेटिव हमने निकाल दिया। डेरिवेटिव निकालने के बाद उसी पॉइंट पे जो हमारे पास टेंजेंट हमने माना था, पॉइंट
x1 y1, ठीक है। तो यहाँ से इसका डेरिवेटिव हमने कर दिया डेरिवेटिव, और इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है -1/2, अभी ऊपर सोल्व की थी तो इसके इक्वल आ गई, तो यहाँ से ही हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अब हमें क्या है, अब हमें निकालना है x1 और y1 की वैल्यू। x1 और y1 की वैल्यू हमें निकालनी है, तो स्केयरिंग करेंगे सबसे पहले फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन की। सेकंड हमारे पास ये है और फर्स्ट हमारे पास ये है, y1 इज इक्वल टू कोस x1 प्लस y1, ये वाली, इसमें y1, ये y1 इज इक्वल टू कोस ऑफ x1 प्लस y1, ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन थी, ये रही ऊपर, ठीक है। तो इसका हमने क्या कर दिया, स्केयरिंग करके दोनों को ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद ये तो हमारे पास हो गई 1, और ये किसके इक्वल है 1 के इक्वल, और ये किसके इक्वल थी y1 के इक्वल, तो y1 का स्क्वायर प्लस 1, इसकी और इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 1 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 1, 1 से 1 कैंसिल, y1 की वैल्यू हमारे पास आ गई 0। अब हमें निकालनी है किसकी, x1 की, तो y1 की वैल्यू निकालने के लिए y1 की वैल्यू 0 हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे, तो यहाँ से कोस x1 0 आ जाएगा, और इधर से हमारे पास साइन x1 किसके इक्वल आ जाएगा 1 के इक्वल, जब y को 0 रखेंगे y1 को, तो x की वैल्यू हमारे पास 2 आ जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास जो पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट आएंगे, π/2 0 रखा जब, और जब -3π/2 जब y1 की वैल्यू क्या है 0, तो 2 पॉइंट्स हमारे पास आ गए। अब हम क्या निकालेंगे, इस लाइन की इक्वेशन। तो द स्लोप ऑफ टेंजेंट हमारे पास कितनी है -1/2, तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स आर दिस। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, फॉर्मूला सबको पता है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालने का, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। तो एक बार ये पॉइंट लेंगे हम x1 और y1, ठीक है। तो यहाँ से ये इक्वेशन आ जाएगी, m हमारे पास सेम रहेगा। दूसरा पॉइंट हम लेंगे y माइनस y2, यानी कि हमारे पास ये हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा y2, तो 2 इक्वेशन हमारी यहाँ पे बन जाएंगी, ठीक है। तो यही हमें यहाँ पे निकालना था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, ये तो हमने कर लिया था वेरीफाई रोल्स थ्योरम, उसके बाद हम 10 क्वेश्चन हमने यहाँ पे कर लिए थे, 11th क्वेश्चन पे हम आए थे, ठीक है। तो इसकी वैल्यू हमें निकालनी थी, मैंने बोला था ये आप लोग ट्राई करना, किसी भी बच्चे ने ट्राई नहीं किया है तो देखिए, फाइंड द ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर प्लस कोस इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर। इसकी हमें क्या निकालनी है, ग्रेटेस्ट और लीस्ट वैल्यू यहाँ पे निकालनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे। इसको कंप्लीट स्क्वायर करने के लिए मैंने क्या किया, +2 साइन इनवर्स एक्स कोस इनवर्स एक्स को ऐड कर दिया और इसी को क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये हमारा बन गया कंप्लीट होल स्क्वायर, ठीक है। माइनस में दिस, और इसकी वैल्यू हमारे पास क्या होती है π/2, सबको पता है, और ये हो गया π/2 का स्क्वायर यानी कि π²/4, ये एज इट इज़। अब यहाँ से हमने क्या किया, π²/4 माइनस में इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ कर दी, देखो हाँ। अब यहाँ से हमारे पास क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स कोस इनवर्स एक्स की वैल्यू मैंने यहाँ से निकाल ली, π/2 माइनस साइन एक्स, ये आ गया। इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ कर दी, एक बार इसके साथ कर दी, इनको खोल लिया। खोलने के बाद हमारे पास ये बन गया। अब यहाँ से मैंने क्या किया है, साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर एज इट इज़, 2 हमने कॉमन लिया, यहाँ से हमारे पास आएगा -π/2 और यहाँ से हमारे पास आएगा प्लस का π²/8, ठीक है। कॉमन लेने के बाद उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे क्या किया है, इसको कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए यहाँ से π²/16 और π²/16 को ऐड और सब्ट्रैक्ट यहाँ पे मैंने किया है, ठीक है। तो ये हो गया साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर। इसको मैंने कैसे लिखा, ये साइन इनवर्स एक्स एज इट इज़ है, इसको मैंने लिखा 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से इसको डिवाइड कर दिया, तो नीचे आ गया π/4, क्योंकि ये बन जाएगा स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से हो गया, इसको हमने ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये हमारा बन गया इसका स्क्वायर, प्लस में ये दिस। अब उसके बाद हमारे पास पता है कि जो साइन इनवर्स एक्स है उसकी रेंज क्या होती है हमारे पास, -π/2 से π/2 इनवर्स फंक्शन की, ठीक है ना। और सिंपल फंक्शन की साइन एक्स की हमारे पास होगी -1 to 1, ठीक है। तो यहाँ से एक्स इसमें बिलोंग करेगा और साइन इनवर्स एक्स इस इंटरवल में चला जाएगा। उसके बाद यहाँ से हम क्या करेंगे, हमें चाहिए क्या, -π/4, दोनों तरफ क्या कर देंगे, -π/4 कर देंगे, तीनों तरफ करने के बाद हमारे पास ये आ गया। फिर उसके बाद इसको हम फिर आगे सोल्व करेंगे, इसके बाद इसको हम आगे सोल्व करेंगे कैसे, ये हो गया हमारे पास। देखो इसका भी मैंने सॉल्यूशन यहाँ पे नहीं लिखा है, ठीक है ना, मैंने भी स्क्रॉल डाउन किया तो इसका सॉल्यूशन यहाँ पे नहीं है, क्योंकि 1-2 क्वेश्चन मैंने ऐसे छोड़े हुए हैं जो मेरे को खुद ही नहीं पता है कि मैंने पूरे क्यों नहीं, मतलब पूरे क्यों कौन सा क्वेश्चन नहीं ले रखा, ठीक है। तो देखो अब इसको मैं कैसे करती हूँ, ये हो गया, इसको जब सोल्व करेंगे हमारे पास, तो ये यहाँ से इसका आप क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर कर दिया, इसको आपने सोल्व करना है। स्क्वायर करने के बाद फिर क्या कर देंगे, +π²/16, तो यानी कि +π²/16, और यहाँ पे आ जाएगा +π²/16। करने के बाद देखो मैं एक इसको सोल्व भी करके बता देती हूँ, वैसे तो आप करोगे नहीं। फिर इसका एलसीएम लो, कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 4 दूनी 8 -4π -2π, तो ये हो जाएगा -6/8। ये
चीज़ बनानी है हमें ऐसी ऐसी कंप्लीट, ठीक है। तो इसको मैं छेड़ूंगी नहीं, यहीं से आपको बता रही हूँ। तो ये हमारे पास हो गया माइनस का 6π/8 इज़ लेस देन इक्वल टू, ये हो गया। इसका हम क्या करेंगे नेक्स्ट टाइम में स्क्वायर, तो इसका हम स्क्वायर करेंगे लेस देन इक्वल टू, इसको जब सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4π - 2π यानी कि 2π/8 हो जाएगा, ठीक है। फिर इसका हम क्या करेंगे स्क्वायर, तो 2 तिया 6, 2 चौके 8, तो ये हो जाएगा माइनस का 3/4 पाई का स्क्वायर, ये एज इट इज़ रहेगा। ये हो जाएगा 2 चौके 8 यानी कि π/4 का होल स्क्वायर। इतना होने के बाद अब हमें क्या करना है, प्लस π² / 16, तो पहले इसका स्क्वायर करो, 3 तिया 9/4 चौके 16, ये हो जाएगा π² लेस देन इक्वल टू दिस। फिर उसके बाद क्या करेंगे, ये हो जाएगा π² बाय में 4 चौके 16। अब क्या करेंगे, इसमें π²/16 ऐड करेंगे, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 10/16 π², और यहाँ से ये हमारे पास हो जाएगा, ये ऐड करेंगे तो 2π² बाय में 16, तो 2 अट्ठे 16, 2 पंजे 10, 2 अट्ठे 16, तो ये आ गया हमारे पास 5π² / 8, और ये आ जाएगा π²/8, तो यानी कि 5π²/8, और ये हो गया हमारे पास π²/8, इतना आ गया। अब उसके बाद क्या करनी है, 2 से मल्टीप्लाई करनी है, इसकी 2 से मल्टीप्लाई, इसकी भी 2 से मल्टीप्लाई, तो 2 चौके 8, तो ये आ जाएगा 5π²/4 लेस देन इक्वल टू दिस, ये एज इट इज़ यही हमें चाहिए था, और लेस देन इक्वल टू ये हमारे पास आ गया कितना, π² / 2 चौके 8 यानी कि 4। तो इसकी लीस्ट और ग्रेटेस्ट वैल्यू, लीस्ट वैल्यू आ गई 5π²/4 और ग्रेटेस्ट वैल्यू आ गई π²/4, और यही हमें यहाँ पे निकालनी थी, ठीक है। इसलिए मैंने इसको हाफ छोड़ा हुआ है। आया समझ में कैसे हमने निकालना था, तो इसको कंप्लीट कर लेना आप, ग्रेटेस्ट और लीस्ट वैल्यू हमें बतानी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके बाद, if f of x is equal to √x, g of x is equal to x² - 1 are two real functions, दो रियल फंक्शन है हमारे पास, फाइंड एफ ओ जी एंड जी ओ एफ। अगर इन दोनों को फाइंड करो और ये पता करो कि ये दोनों बराबर हैं या नहीं है, ठीक है। आसान क्वेश्चन है। तो देखो डोमेन ऑफ एफ हमारे पास क्या है, इसने बोला x>0, यानी कि जो एफ़ की डोमेन होएगी वो होएगी 0 से इन्फिनिटी क्लोज इंटरवल पर। रेंज हमारे पास क्या हो जाएगी, रेंज ऑफ एफ़ हमारे पास क्या हो जाएगी, क्लोज इंटरवल 0 to इन्फिनिटी। और डोमेन ऑफ जी हमारे पास क्या हो जाएगी, इसकी तो कंप्लीट डोमेन जी हमारे पास आर हो जाएगी, और रेंज क्या हो जाएगी -1 to इन्फिनिटी, -1 to इन्फिनिटी, ठीक है। क्या हो जाएगी इसकी -1 to इन्फिनिटी, क्योंकि 0 इंक्लूड होना चाहिए। उसके बाद देखो यहाँ पे इसने x>0 बोला है, इसका डोमेन से कोई फ़र्क, यहाँ पे मेरे हिसाब से इसको ओपन इंटरवल देना चाहिए था। डोमेन ऑफ, क्योंकि x>0 है, 0 का रूट नहीं निकलेगा। रेंज में हमारे पास क्या है, रेंज में 0 आ सकता है। रेंज ऑफ f हमारे पास देखो √x, अगर इसकी डोमेन हमारे पास क्लोज 0 to इन्फिनिटी हो गई, तो अगर मैं यहाँ पे 0 करूँगी तो √0, और इसने यहाँ पे x>0 लिखा हुआ है। अगर x, अच्छा ओके ओके ओके, इसका मतलब ये है x हमारे पास पॉजिटिव नंबर है, ठीक है। x>0 का मतलब है पॉजिटिव नंबर, डोमेन से 0 हो सकती है, 0 हो सकती है, लेकिन नेगेटिव नहीं हो सकता। रूट नेगेटिव हो गया तो किस में चला जाएगा, आयोटा में। तो इसलिए इसने डोमेन कैसे डोमेन हमारे पास क्या रहेगी, क्लोज्ड 0 to इन्फिनिटी, और रेंज हमारे पास क्या आएगी, क्लोज 0 to इन्फिनिटी। 0 का रूट हमारे पास क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है x>0 का मतलब कि x की वैल्यू पॉजिटिव यहाँ पे रखनी है। हो गया समझ में, आ गया समझ में। यहाँ पे हो गया रेंज ऑफ जी हमारे पास है -1 to इन्फिनिटी, और डोमेन ऑफ जी हमारे पास कितनी है, r, ठीक है। डोमेन ऑफ जी हमारे पास क्या रहेगी, कंप्लीट r रहेगी, और रेंज हमारे पास, रेंज सेट में हमारे पास क्या एलिमेंट आएंगे, -1 to इन्फिनिटी यहाँ पे आएगी, ठीक है। अब यहाँ से देखो, क्योंकि x² कैसा है, पॉजिटिव है, >= 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, तो x² - 1 क्या हो जाएगा, > -1 हो जाएगा। इसलिए जो इसकी रेंज डिफाइंड हुई है वो ऐसे डिफाइंड हुई है, ठीक है ना। तो ये रीज़न साथ में यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसकी रेंज में -1 कैसे इंक्लूड हुआ है, तो ये ऐसे इंक्लूड यहाँ पे हुआ है, ठीक है। देखो अब वैसे भी सिंपल, डोमेन जो है वो कंप्लीट क्या है हमारे पास, r है। अब मैं यहाँ पे x को 0 रखूँगी तो g of 0 हमारे पास क्या आ जाएगा, -1, यानी कि अगर ये डोमेन है और इधर क्या है, को डोमेन है, तो इसकी रेंज सेट में जो पहला एलिमेंट आएगा वो किस में मैप हो जाएगा, -1 में हो जाएगा, और -1 क्या हो गया, क्लोज्ड हो गया, ठीक है। तो इसको हम ऐसे चेक करते हैं। नेक्स्ट कंप्यूटेशन ऑफ जी ऑफ एफ कैसे कंप्यूट करते हैं हम, तो देखो गोफ एग्जिस्ट कब करेगी, जब हमारे पास रेंज जो ऑफ एफ इज ए सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ जी, बिल्कुल है। डोमेन हमारे पास यहाँ पे क्या है, आर, और ये इसका क्या है, सबसेट है। तो गोफ हमारे पास एग्जिस्ट हो गया, और गोफ की
जो ये बनेगी मैपिंग बनेगी वो क्या बताई थी, एफ की हमारे पास स्टार्टिंग होगी और जी की हमारे पास एंडिंग होगी, तो यही है स्टार्टिंग टू एंडिंग। तो गोफ ऑफ एफ एक्स यानी कि जी ऑफ एफ एक्स क्या है रूट एक्स, तो जी हो जाएगा हमारे पास एक्स माइनस वन। तो गोफ हमारे पास इस टाइप से डिफाइंड हो गया। सिमिलरली हम फोक करेंगे, फोक का मतलब रेंज ऑफ जी इज ए इज ए सबसेट ऑफ डोमेन, डोमेन की क्या होनी चाहिए हमारे पास, क्या होनी चाहिए, ये सबसेट होनी चाहिए। तो यहाँ से देखो रेंज ऑफ जी इज नॉट सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ एफ, डोमेन ऑफ एफ हमारे पास क्या है क्लोज्ड जीरो टू इन्फिनिटी, और यहाँ पे क्या है माइनस वन है, तो इसके अंदर नहीं है ये एलिमेंट, तो इसका ये सबसेट नहीं है। अब उसके लिए हम क्या करेंगे, देखो डोमेन ऑफ फोग की जो डोमेन हमारे पास आएगी वो क्या आएगी, एक्स बिलोंग्स टू डोमेन जी एंड जी ऑफ एक्स बिलोंग्स टू डोमेन एफ। अगर एक्स डोमेन जी में है तो जी ऑफ एक्स किस में हो जाएगा, डोमेन ऑफ एफ में हो जाएगा। ये फोक की डोमेन इस तरीके से हम डिफाइन करते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये रिजल्ट आपको पता होना चाहिए कि डोमेन फोक की डोमेन हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। अब उसके बाद हमारे पास क्या है, यहाँ से डोमेन ऑफ जी हमारे पास कितनी है आर, और जी ऑफ एक्स जो डोमेन ऑफ एफ है वो कितनी है क्लोज्ड सेमी क्लोज्ड जीरो से इन्फिनिटी। तो डोमेन ऑफ फोग यानी कि एक्स बिलोंग्स टू आर एंड जी ऑफ एक्स हमारे पास ये है। उसके बाद हमारे पास डोमेन ऑफ फोग एक्स बिलोंग्स टू आर एंड ये एक्स स्क्वायर माइनस वन, इसको हम कैसे लिख सकती हूँ ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। यहाँ से इसको मैंने अलग अलग सोल्व कर लिया, सोल्व करने के बाद डोमेन ऑफ इसकी ये आ गई, तो डोमेन ऑफ एफ ओ जी हमारे पास क्या आ गया, डोमेन हमने यहाँ पे निकाल ली एफ ओ जी की, ये आ गई हमारे पास। ठीक है, अब एफ ओ जी हम निकालेंगे, एफ ऑफ जी एक्स एफ ऑफ दिस एंड दिस हमारे पास ये आ गया, और फोग हमारे पास इस तरीके से इसकी डिफाइन थी, तो फोग को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। ये हमारे पास इसकी मैपिंग थी और ये हमने इसकी डिफाइन बता दी कि इसको कैसे डिफाइन हमने करना है। तो अब यहाँ से देखो वी फाइंड दैट फोग एंड गोफ हैव डिस्टिंक्ट डोमेन, तो हमें पता चला है फोग और गोफ की जो है डोमेन क्या है, अलग अलग हैं। गोफ की जो डोमेन है वो क्या है क्लोज्ड जीरो टू इन्फिनिटी, और फोग की जो डोमेन है वो है हमारे पास ये। तो इसका मतलब देयर फॉर्मूला आर नॉट सेम, हैंस फोग एंड गोफ इज नॉट इक्वल टू। आया समझ में? अगर किसी की मतलब अगर इस टाइप से हमारे पास नहीं होता है, यानी कि जब हमें फोक डिफाइन करना है तो रेंज ऑफ जी इज अ सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ एफ नहीं बने, तो उसकी डोमेन हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, डोमेन ऑफ एफ ओ जी कैसे फाइंड आउट हम करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये प्रोसीजर है पूरा, ये नया कंसेप्ट आपको सीखने को मिला होगा। तो ठीक है, समझ भी आ गया होगा, नहीं समझ आए तो कमेंट सेक्शन में बोल देना, रिपीट हो जाएगा। ठीक है, तो ईजी और थोड़ा सा मतलब इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, नई चीज़ें हमें, दो चीज़ें हमें इस क्वेश्चन में नई सीखने को मिली हैं। नेक्स्ट हमारे पास है, अगर ए कोई सेट फाइनाइट है और ए टू ए है तो इज़ अ वन वन शो दैट एफ इज़ ऑन टू आल्सो। ठीक है, इफ़ ए इज़ ए फाइनाइट सेट मैपिंग ए टू ए है और ये फंक्शन वन वन है, तो हमें प्रूव करना है कि ये फंक्शन क्या होगा, ऑन टू होगा। तो हाँ, फाइनाइट सेट के लिए हमने फाइनाइट एलिमेंट यहाँ पे ले लिए। इन ऑर्डर टू प्रूव दैट एफ इज़ ऑन टू फंक्शन वी विल हैव टू शो दैट एवरी एलिमेंट इन ए, मतलब को डोमेन ये है, को डोमेन का हर एक एलिमेंट की परी इमेज हमें मिलनी चाहिए, किसमें, डोमेन में। ये डेफिनेशन है। तो इन अदर वर्ड्स यानी कि रेंज ऑफ एफ किसके इक्वल होनी चाहिए हमारे पास, ए के। कल या परसों वाली क्लास में हमें प्रूव करा था कि रेंज ऑफ एफ इज इक्वल टू क्या होनी चाहिए हमारे पास, को डोमेन के इक्वल होनी चाहिए, को डोमेन के इक्वल होनी चाहिए। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, वन वन ऑन टू फंक्शन हो जाएगा। अब यहाँ से हम यूज़ करेंगे, अगर कोई फंक्शन वन वन है तो देयर फॉर उसकी जो इमेजेस एफ ऑफ ए वन एफ ऑफ ए टू ये सारी क्या होंगी हमारे पास, अलग अलग हो जाएंगी। बट ए हैज़ ओनली एन एलिमेंट्स, लेकिन ए के पास कितने एलिमेंट्स हैं, एन एलिमेंट्स हैं। तो देयर फॉर ए हैज़ एन इमेजेस, तो ए के पास कितनी इमेजेस होंगी, एन। तो दैट मीन्स को डोमेन इज इक्वल टू रेंज, तो को डोमेन यहाँ से क्या आ जाएगी, रेंज के इक्वल, और ये क्या हो जाएगा, ऑन टू। कितना आसान क्वेश्चन था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये थ्योरम, तो आप लोगों को आनी चाहिए। ये 2.5 नंबर में पूछ सकता है, पार्ट बना के 2.5 नंबर में ये पूछ सकते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट हमारे पास, लेट ए बी ए फाइनाइट सेट, ए कोई भी फाइनाइट सेट है, इफ़ ए टू ए इज़ ऑन टू, अगर फंक्शन ऑन टू है तो यहाँ से हमें प्रूव करना है कि फंक्शन कैसा होगा, वन वन होगा। ठीक है, अब इसमें उल्टा है, अगर फंक्शन ऑन टू गिवन है तो फंक्शन कैसा है, वन वन, और सेट क्या है, फाइनाइट। तो इन ऑर्डर टू प्रूव दैट फंक्शन इज वन वन वी विल हैव टू शो दैट दिस आर डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स। तो यहाँ से क्लियरली जो रेंज ऑफ एफ है वो हमारे पास क्या है, फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स की जो प्रीमेज है वही आएगी। तो यहाँ से ये ऑन टू फंक्शन है, ऑन टू फंक्शन है, तो रेंज ऑफ एफ इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा, ए के इक्वल हो जाएगा, और ये कंप्लीट किसके इक्वल हो जाएगा, ए के। तो ए एक ऐसा सेट है, फाइनाइट सेट है, कंसिस्टिंग ऑफ एन एलिमेंट्स, देयरफॉर दिस आर डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ ए। तो हैंस एफ इज ए टू ए कैसा हो गया, ये वन वन फंक्शन हमारे पास हो गया। ठीक है,
आ गया समझ में, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे थी थ्योरम्स। नेक्स्ट हमारे पास है गिवन ए नॉन एम्प्टी सेट एक्स कंसीडर्ड पी एक्स विच इज द सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ एक्स डिफाइन ए रिलेशन पी एक्स एज ए फॉलो। तो देखो फॉर सबसेट ए बी इन पी एक्स का मतलब यहाँ पे है पावर सेट, ठीक है। पावर सेट यहाँ पे बोला है विच इज द पावर सेट होता है पी ऑफ एक्स, लेकिन इसने क्या बोला विच इज द सेट ऑफ ऑल सबसेट्स, ठीक है। सेट ऑफ ऑल सबसेट्स है यानी कि पी एक्स जो है वो क्या है, सेट ऑफ ऑल सबसेट्स है। एक्स के जितने भी सबसेट बनेंगे वो यहाँ पे इसने लिया है, इसने डिनोट किया हुआ है कि ये होता है ए रिलेटेड टू बी इफ ए इज ए सबसेट ऑफ बी इज आर एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन पी एक्स। तो हमें बताना है अगर ए सबसेट है बी का और ए बी से रिलेटेड है तो आर जो है वो इक्विवेलेंस रिलेशन बनेगा किस पे, सेट ऑफ ऑल सबसेट्स के ऊपर। तो जस्टिफाई योर आंसर, इसका हमें आंसर बताना है। तो देखो मतलब ये बनेगा या नहीं बनेगा। नेक्स्ट सॉल्यूशन देखिए, इट इज़ गिवन दैट फॉर एनी ए बी इन पी एक्स क्या है, ए रिलेटेड टू बी इफ एंड ओनली इफ ए इज ए सबसेट ऑफ बी। इस तरीके से हमारे पास ये डिफाइंड है तो चेक करो इसको, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव खुद का खुद के साथ रिलेशन बनेगा, सिमेट्रिक अगर ए रिलेटेड टू बी है तो दिस इंप्लाइज क्या करेगा, ए इज ए सबसेट ऑफ बी, तो ये भी बन गया। बन गया नहीं, ये तो डेफिनेशन हो गई। अब उसके बाद देखो दिस नीड नॉट इम्प्लाई अगर ए का सबसेट है तो इन फैक्ट इट इज़ पॉसिबल ओनली व्हेन ए इज इक्वल टू बी। तो ये जरूरी नहीं है, ये जरूरी कब होगा, अगर बी सबसेट ऑफ ए, दिस इज नीड नॉट रियली। अगर ए बी का सबसेट है तो यहाँ से हम नहीं कह सकते कि बी ए का सबसेट बनेगा, नीड नॉट, ठीक है। ऐसा हम कब बोल सकते हैं, जब ए और बी दोनों क्या हों, बराबर हों। तो देखो वी नो दैट अगर ए इज ए सबसेट ऑफ बी है तो 1 2 इज ए सबसेट ऑफ 1 2 3, बट 1 2 3 इज नॉट ए सबसेट ऑफ 1 2, तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक यहाँ पे नहीं बनेगा, ठीक है। तो सेम ये ट्रांजिटिविटी के लिए देखो, अगर ए बी सी 3 सेट हैं तो ए रिलेटेड टू बी है और बी रिलेटेड टू सी है। अगर ए रिलेटेड टू बी है तो ए इज ए सबसेट ऑफ बी और बी रिलेटेड टू सी है तो बी इज ए सबसेट ऑफ सी। तो यहाँ से हम क्या इंप्लाई करेंगे, अगर ये दोनों है तो यहाँ से ए इज ए सबसेट ऑफ सी, दिस इंप्लाइज ए इज रिलेटेड टू सी, ऐसा हो सकता है। तो सो आर इज ए ट्रांजिटिव रिलेशन, तो आर इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्री, तो नॉट एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, नॉट इक्विवेलेंस रिलेशन। ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं मतलब जो क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज़ में आपको जो क्वेश्चन करवा रही हूँ, तो जितने भी क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज़ आपके एग्ज़ाम तक चलेंगे ना, तो मैं उसके लिए आपको 100% श्योरिटी देती हूँ कि इन क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज़ में से आपको 1 2 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। 1 से 2 क्वेश्चन, ज़्यादा नहीं मैं बोलूँगी, 1 से 2 क्वेश्चन आपको एज इट इज़ मिलेगा जो मैं आपको करवा रही हूँ। इस बात की मैं आपको 100% श्योरिटी देती हूँ। आप लोग अच्छे से करना, ठीक है ना, बस छोड़ना नहीं है कुछ भी, ताकि मैं आपको एग्ज़ाम सोल्व करवाऊँ, आप पेपर दे के आओ तो आप बोलें कि मैडम हाँ आपने सच बोला था। मैं बस यही सुनना चाहती हूँ। जो बच्चे मेरे से पढ़ रहे हैं, जो बच्चे मेरे से मॉक ले रहे हैं, तो मैं बस इतनी ही प्रार्थना करती हूँ कि मेरा पढ़ाया हुआ आपको ज़रूर सक्सेस दिलाए, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 16 जो क्वेश्चन है वो क्या है, गॉस थ्योरम। ये इंपॉर्टेंट है, एलिमेंट्री नंबर थ्योरी का अब हम यहाँ पे कर रहे हैं। देखो एलिमेंट्री नंबर थ्योरी में गॉस थ्योरम क्या कहती है, अगर ये नेमिंग नहीं आई तो ऐसे ही आ सकती है, आपको पता करना है, मतलब आपको पता होना चाहिए गॉस थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है। इफ़ ए डिवाइड्स बी सी, अगर ए बी सी को डिवाइड करता है और ए और बी की जीसीडी कितनी है 1, तो इसका मतलब ए किसको डिवाइड करेगा, सी को डिवाइड करेगा। तो देखिए प्रूफ, अगर ए बी की जीसीडी हमारे पास 1 है तो वी कैन फाइंड इंटीजर एक्स एंड वाई। अगर किसी की 2 नंबर की जीसीडी 1 होती है तो हम एक एक्स और वाई इंटीजर फाइंड आउट करते हैं और उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। जीसीडी 1 है तो उन नंबर को मैं ऐसे लिख सकती हूँ, ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू 1। ये आपको पता होगा, ये बेसिक चीज़ें हैं सारी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सी से इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। सी से मल्टीप्लाई करने के बाद सिंस अगर ये हमारे पास गिवन है ए बी सी को डिवाइड करता है, ए अगर बी सी को डिवाइड करता है, मान लो 2 अगर डिवाइड करता है किसको, 4 को, तो मैं कैसे लिख सकती हूँ, 4 को 2 इंटू 2 लिख सकती हूँ। तो इसी ने इसने लिखा है, बी सी को मैंने लिखा इज इक्वल टू ए डी सम इंटीजर डी, ठीक है। ऐसे मैंने इसको लिख दिया। तो पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ बी सी इज इक्वल टू ए डी इन 1 में यहाँ पे मैंने पुट कर दी। पुट करने के बाद मैंने यहाँ से सी की वैल्यू निकाल ली और ये जो है किसका मल्टीपल हो गया, ए का। तो इसका मतलब ए किसको डिवाइड कर गया, यहाँ से सी को डिवाइड कर गया। डिविजिबिलिटी की हमने यहाँ पे डेफिनेशन लगा दी। तो स्टार के लिए इसने बोला है जीसीडी ऑफ ए बी इज 1 देन ए एंड बी आर को प्राइम, यानी कि रिलेटिव। किसी भी 2 नंबर की जीसीडी अगर 1 होती है तो वो को प्राइम या रिलेटिवली प्राइम यहाँ पे होते हैं, ठीक है। आ गया समझ में, इजी थ्योरम है, अच्छे से आपने करनी है।
सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बता रही हूँ, एक भी क्वेश्चन आपने यहाँ पे ड्रॉप नहीं करना है। वो अलग बात है, अगर आपको नहीं समझ आए, कोई भी डाउट लगे तो आप क्वेश्चन नंबर मेंशन करके कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। पीडीएफ आपको आज इसका अभी मिल जाएगा क्लास कंप्लीट होते ही। नेक्स्ट थ्योरम हमारे पास, एवरी नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1 हैज़ अ प्राइम फैक्टर। कोई भी नेचुरल नंबर, मान लो 2 है, 1 से बड़ा बोला है, ग्रेटर देन 1 हैज़ अ प्राइम फैक्टर, तो उसके प्राइम फैक्टर बनेंगे 2 ले लो आप, 3 ले लो, 4 ले लो। 4 के प्राइम फैक्टर बनेंगे 2 इंटू 2, ठीक है। 5 का क्या बनेगा 5 इंटू 5, तो ये 5 इंटू 1, तो ये प्राइम फैक्टर यहाँ पे बनेंगे, ये हमें प्रूव करना है। या फिर ये ऐसे आ सकती है, एवरी नेचुरल नंबर अदर देन 1, 1 के अलावा नेचुरल नंबर जो भी होगा उसका कम से कम एक प्राइम फैक्टर यहाँ पे जरूर होगा, तो इसका प्रूफ हमें यहाँ पे करना है। तो देखो, लेट एन बी ए नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1 देन आइदर एन इज प्राइम और कंपोजिट। ऑब्वियस सी बात है, कंपोजिट नंबर क्या होता है, 2 प्राइम की प्रोडक्ट में लिखा गया नंबर कंपोजिट होता है। और या फिर वो कैसा होगा, प्राइम, जैसे 2, 3, 4, 3 नंबर तो हमारे पास कैसा है, प्राइम है। 2 नंबर भी हमारे पास कैसा है, प्राइम भी है और कंपोजिट भी है, ठीक है, कंपोजिट। उसके बाद देखो 4 हमारे पास क्या, सॉरी कंपोजिट नंबर नहीं है, प्राइम, ठीक है, क्योंकि 2 इंटू 1 लिखा है। कंपोजिट नंबर मैंने बोला है 2 प्राइम की प्रोडक्ट में लिखा जाए, जैसे 2 इंटू 2, तो 4 कंपोजिट नंबर है, ठीक है। तो इस टाइप से हैं। उसके बाद इफ़ एन इज़ प्राइम, मैं पहला केस यहाँ पे लिया, अगर एन प्राइम है देन इट इज़ एविडेंट दैट एन इज़ ए प्राइम फैक्टर ऑफ एन, एंड इफ एन इज़ कंपोजिट देन इट मस्ट हैव फैक्टर अदर देन 1 एंड इटसेल्फ। मतलब एक और एन को छोड़ के उसके क्या बनेंगे, फैक्टर बनेंगे। जैसे मैंने 4 बताया ना, 2 इंटू 4, तो 1 नहीं आना चाहिए, ठीक है ना। तो कंपोजिट का मतलब प्राइम की प्रोडक्ट में इसको लिखा जाना, ठीक है। तो ये यहाँ पे इसने डिस्कस कर ली सारी बातें। उसके बाद हमने क्या किया, पी बी द लीस्ट फैक्टर ऑफ एन, एन का हमने कोई लीस्ट फैक्टर मान लिया, और वो क्या हो लिया, पी अदर देन 1, 1 के अलावा। तो इसका मतलब जो पी होगा वो क्या होगा, 1 और एन के बीच में रहेगा, मतलब एन से तो छोटा रहेगा और 1 से क्या रहेगा, बड़ा रहेगा। तो यहाँ से क्या इंप्लाइज निकलेगा कि एंड पी के किसको डिवाइड करेगा, एन को डिवाइड करेगा, ठीक है। तो यहाँ से ये इंप्लाइज निकल गया कि पी एन को क्या करेगा, मतलब पी डिवाइड्स एन। वी हैव टू प्रूव दैट, अब हमें ये प्रूव करना है, जो ये पी हमने लिया है लिस्ट फैक्टर ऑफ एन, तो वो हमारे पास क्या नंबर है, प्राइम नंबर है। आप यहाँ पे पी को मान लो 2 ही मान लो, 2 कैसा नंबर है, लिस्ट फैक्टर है, ठीक है। तो इसको हमने दिखाना है, पी डिवाइड करेगा एन को। तो वी हैव टू प्रूव दैट पी इज ए प्राइम, हमें क्या प्रूव करना है, पी कैसा नंबर है, प्राइम, क्योंकि 2 कैसा नंबर है, प्राइम, और सबसे छोटा नेचुरल नंबर 2 ही है, क्योंकि 1 के अलावा बोला ना, 1 को छोड़ के, तो 2 आ जाएगा। तो हमें प्रूव करना है 2 को प्राइम, यानी कि पी को प्राइम। तो लेट अस सपोज दैट पी इज नॉट प्राइम, हमने मान लिया कि ये प्राइम नंबर नहीं है, तो इसका मतलब ये कैसा नंबर होगा, कंपोजिट नंबर यहाँ पे होगा। दस देयर एग्जिस्ट इंटीजर P1 एंड P2, तो P1 और P2 हमारे पास इंटीजर एग्जिस्ट करेंगे सच दैट। अब इसने एक बात बोली, हमने माना कि P कोई प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है, प्राइम नहीं है, तो वो कैसा होगा, 2 ही केस थे, प्राइम या कंपोजिट, तो वो कैसा नंबर होगा, कंपोजिट। अब अगर मान लो जैसे 4 है, कोई भी कंपोजिट नंबर मान लो, 2 मैंने ये मान लिया कि प्राइम नहीं है, तो यानी कि मान लो वो 4 नंबर है, 4 कैसा है, प्राइम नहीं है, तो उसको कंपोजिट नंबर में लिख सकते हैं, यानी कि 2 मल्टीप्लाई में 2, 2 प्राइम नंबर की प्रोडक्ट में लिख सकते हैं। तो वही बात इसने बोली है, पी अगर प्राइम नहीं है तो पी कैसा है, कंपोजिट, तो पी को मैं कैसे लिख सकती हूँ, P1 इंटू P2 लिख सकती हूँ, लिख दिया। तो यहाँ से क्या इंप्लाइज करेगा, देखो 4 इज इक्वल टू, मैंने 2 इंटू 2 लिखा, तो यहाँ से क्या हो गया, 2 डिवाइड्स 4 हो गया, ठीक है ना, 2 डिवाइड्स 4, तो ये लिखा है P1 डिवाइड्स P, बट फ्रॉम फर्स्ट हमारे पास क्या कहते हैं, P किसको डिवाइड करता है, N को डिवाइड करता है। तो देयरफॉर P1 डिवाइड्स N, एंड P1 किसको डिवाइड करेगा, P को डिवाइड करेगा। तो ये कंट्राडिक्शन आ गई, क्योंकि P इज टू बी लीस्ट ऑफ द फैक्टर N, हैंस P इज नॉट कंपोजिट, तो P कैसा हो जाएगा, यहाँ पे प्राइम हो जाएगा। ये कंट्राडिक्शन हमारी यहाँ से आ गई है, और हमें ये प्रूव कर दिया कि P1 किसको डिवाइड कर रहा है, P को डिवाइड कर रहा है। तो हैंस एवरी नेचुरल नंबर N ग्रेटर देन 1 हैज़ अ प्राइम फैक्टर, तो कोई भी नेचुरल नंबर जो 1 से बड़ा होगा उसका क्या होगा, हमारे पास प्राइम फैक्टर होगा, ठीक है। 1 हैज़ अ प्राइम, ग्रेटर देन 1 हैज़ अ प्राइम फैक्टर। नेक्स्ट हमारे पास है इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ये हमारे पास यूक्लिड्स फर्स्ट थ्योरम, ठीक है। क्या कहती है ये थ्योरम, इफ़ P इज़ अ प्राइम नंबर एंड P डिवाइड्स ए बी, देन आइदर P डिवाइड ए और P डिवाइड बी, ठीक है। P कोई भी प्राइम नंबर है, वही मान लो क्या है हमारे पास, कोई भी प्राइम नंबर 2 है, वो डिवाइड P 2 डिवाइड्स क्या आएगा 2, तो इसको 2 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, 2 इंटू में 1, तो इसका मतलब आइदर 2 डिवाइड्स 2 और 2 डिवाइड्स 1, ठीक है। तो ये इसका मतलब है।
अब इसने ये बोला है पी कोई भी प्राइम नंबर है, पी अगर ए डिवाइड करता है, पी डिवाइड्स ए बी, अगर ए बी पी को डिवाइड करता है तो देन आइदर ए डिवाइड करेगा पी को और बी डिवाइड करेगा पी को, ठीक है। तो उसके बाद सिंस पी डिवाइड्स ए बी देयर फॉर देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर डी सच दैट ए बी को मैं कैसे लिख सकती हूँ, पी इंटू में डी। कैसे लिखा मैंने, एक मिनट, मैंने ऐसे लिखा ना 2 इंटू 1, तो ए बी हमारे पास ये है, तो ए बी का मतलब यहाँ पे क्या है 2 इंटू में 1, ठीक है। तो इसको मैं कैसे लिखूँगी 2 इंटू में 1, इसको 2 को भी मैं ऐसे लिख सकती हूँ डिवाइड करके, यानी कि 2 इज इक्वल टू 2 इंटू 1 मैंने यहाँ पे लिख दिया। यहाँ पे इसको कंपेयर करेंगे, ये P है और ये D है, और यहाँ पे ये A है और ये क्या है B है, ठीक है। अब उसके बाद इसने क्या बोला, लिख दिया मैंने ऐसे। तो इफ़ पॉसिबल सपोज दैट P डज नॉट डिवाइड A, हमने मान लिया P A को डिवाइड नहीं करता, P डज नॉट डिवाइड A, तो इसका मतलब इन दोनों की GCD क्या है 1 है। तो दस देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर M एंड N सच दैट, तो इसको कैसे लिखेंगे PM प्लस AN इज इक्वल टू 1। उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड B से मल्टीप्लाई करने के बाद इसको मैंने ऐसे लिख दिया। तो यहाँ से बाय डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी P डिवाइड्स क्या हो गया B, तो इसका मतलब क्या हो गया, बाय डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी वी हैव P किसको डिवाइड कर गया B को। जब मैंने यहाँ पे क्या बोला था, तो हमने क्या सपोज किया था कि P किसको डिवाइड नहीं करता A को, P डज नॉट डिवाइड से, तो P किसको डिवाइड कर रहा है, तो यहाँ से हमारे क्या प्रूव करा है P किसको डिवाइड कर रहा है B को, और यही हमने प्रूव करना था आइदर P डिवाइड्स A और P डिवाइड्स B, या तो P डिवाइड्स करेगा A को और P डिवाइड्स P, या फिर P, इन दोनों में से एक कंडीशन होनी चाहिए। तो एक कंडीशन हमने यहाँ पे प्रूव कर दी, अगर एक डिवाइड नहीं करी तो दूसरी यहाँ पे क्या करेगी, डिवाइड करेगी। जनरलाइजेशन इसका यहाँ पे क्या कहता है, मोर जनरली इफ़ P डिवाइड्स A1 A2 AN देन P डिवाइड्स एटलीस्ट 1 फैक्टर ऑफ AI, ठीक है, द प्रोडक्ट फॉर सम सबस्क्रिप्ट AI। तो ये प्रोडक्ट में लिखा हुआ है P डिवाइड्स A1 A2 AN, तो यहाँ पे हमारे पास क्या कंक्लूजन निकलेगा कि P कम से कम इनमें से एक AIs को क्या करेगा, डिवाइड करेगा, ठीक है। तो ये इसका हो गया जनरलाइजेशन। अब उसके बाद है नेक्स्ट हमारे पास थ्योरम है इक्विलिब्रियम सेकंड थ्योरम। ये क्या कहता है, द नंबर ऑफ प्राइम इज इनफाइनाइट। जो हमारे पास नंबर ऑफ प्राइम्स हैं वो कितने होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं नंबर ऑफ प्राइम्स। तो ये हमने यहाँ पे प्रूव करना है, ये इजी थ्योरम है। देखो इफ़ पॉसिबल सपोज दैट हमने मान लिया प्राइम नंबर कैसे हैं, फाइनाइट हैं, तो फाइनाइट है तो 2 3 5 7 11 कहाँ तक है, P तक, वेयर P इज द ग्रेटेस्ट प्राइम, यहाँ पे हमने ले लिया। और A हमारे पास क्या है, लेट A हमने मान लिया इनकी सबकी प्रोडक्ट 2 3 5 7 11 इंटू P अप टू सो ऑन P, बी द प्रोडक्ट ऑफ ऑल प्राइम्स, कंसीडर द नंबर P, कंसीडर द नंबर बी हमने नंबर कंसीडर करा है, डिफाइंड बाय इस तरीके से वो डिफाइंड है, B इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इनकी सबकी प्रोडक्ट्स प्लस में हमने क्या कर दिया यहाँ पे 1, तो ये हो गया A प्लस 1, और B क्या हो गया हमारे पास ग्रेटर देन 1 से बड़ा हो गया, क्योंकि इस नंबर में हमने क्या कर दिया, एक ऐड कर दिया, तो ऑब्वियसली बात है ये क्या रहेगा, ग्रेटर देन 1 रहेगा। तो सिंस एवरी नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1 हैज़ अ प्राइम फैक्टर, ये थ्योरम अभी हमने प्रूव करी थी, देयरफॉर B मस्ट हैव ए प्राइम फैक्टर, तो B का एक प्राइम फैक्टर होगा, से उसको क्या नाम दे दिया, Q, तो Q किसको डिवाइड करेगा, B को, Q डिवाइड्स B। अगेन सिंस Q इज वन ऑफ द प्राइम एंड A इज द प्रोडक्ट ऑफ ऑल प्राइम्स, देयरफॉर Q इज ए फैक्टर ऑफ A, तो Q डिवाइड्स A। नाउ Q डिवाइड्स B एंड Q डिवाइड्स A, तो Q डिवाइड्स करेगा B माइनस A को, और B माइनस A किसके इक्वल हो गया, A के इक्वल, तो यहाँ से देयरफॉर Q डिवाइड्स 1, तो इसका यहाँ से क्या कंक्लूजन निकला है, Q किसको डिवाइड कर गया 1 को, Q डिवाइड्स 1, और Q ऑलवेज क्या है, ग्रेटर देन 1, तो ये क्या हो गई, कंट्राडिक्शन हमारे पास आ गई है, ठीक है, ये कंट्राडिक्शन आ गई। तो हैंस अवर पोजिशन इज रॉन्ग, देयरफॉर द नंबर ऑफ प्राइम्स कैसे हैं हमारे पास, इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्राइम्स हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स हमारे पास क्या कहती है, एवरी नेचुरल नंबर n इज ग्रेटर देन 1 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम इन वन एंड ओनली वन वे, ठीक है। हर एक नेचुरल नंबर जो कि एक से बड़ा होगा उसको हम क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, यानी कि प्राइम नंबर की प्रोडक्ट में उसको लिख सकते हैं, ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स यहाँ पे कहती है। तो इसका सॉल्यूशन आप लोग खुद करेंगे, खुद समझने की कोशिश करेंगे कि इसने कैसे किया है, बहुत ही ईजी है, फिर इसकी यूनिकनेस हम यहाँ पे प्रूव करेंगे, ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा, ये वाला फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास क्या है, ये हो जाएगा। उसके बाद है हमारे पास एग्जाम्पल क्या कहता है, इफ़ 2 की पावर n प्लस 1 इज एन ओड प्राइम नंबर, अगर ये ओड प्राइम नंबर है तो शो दैट n इज अ प्राइम ऑफ 2, तो n क्या है, प्राइम ऑफ 2, n इज ए प्राइम ऑफ
पावर ऑफ टू, n क्या है, पावर ऑफ टू। तो इफ पॉसिबल n इज नॉट अ पावर ऑफ टू, तो n इज इक्वल टू 2 की पावर m इंटू क्यू, वेयर क्यू इज एन ओड प्राइम नंबर ग्रेटर देन 1 एंड m इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इसको मैंने कैसे लिखा, इस टाइप से हमने लिख दिया। तो इसको सिंपली सोल्व कर दिया। सोल्व करने के बाद ये ईजी है, कुछ इसमें लंबा चौड़ा है नहीं। इसको मैंने यहाँ पे खोलना है, ए की पावर क्यू प्लस 1 की पावर क्यू को लिखा ए प्लस 1, ए की पावर क्यू माइनस 1 माइनस ए की पावर क्यू माइनस 2 प्लस 1। ठीक है, इसकी बायनोमियल खोल दी। खोलने के बाद ये इस टाइप से लिखा गया। तो यहाँ से क्या है, क्यू जो है ओड नंबर है, ग्रेटर देन 1 है। तो इसको कैसे लिखा गया, प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स ईच ग्रेटर देन 1। तो ये कैसा नंबर हो गया हमारे पास, कंपोजिट। तो ये कंट्राडिक्शन आ गई, क्योंकि ये कैसा नंबर था, ओड प्राइम नंबर। तो इसका मतलब एन को हम लिख सकते हैं एन इज ए पावर ऑफ 2। ठीक है, इजी था, कुछ लंबा चौड़ा यहाँ पे नहीं था। नेक्स्ट हमारे पास है इफ Z1 एंड Z2 आर टू कॉम्प्लेक्स नंबर। ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं और हमें ये प्रूव करना है। देन मोड Z1 प्लस मोड Z2 लेस देन इक्वल टू मोड Z1 प्लस मोड Z2। तो इसको यहाँ से स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर करने के बाद मोड ऑफ Z क्या होता है हमारे पास, Z बार होता है। तो खोल लेंगे। खोलने के बाद इनकी क्या करेंगे, देखो जेड का इसको अलग अलग कर लेंगे, इनकी बार को अलग अलग करके इनकी क्या कर देंगे, प्रोडक्ट कर देंगे। प्रोडक्ट करने के बाद इसको सोल्व कर देंगे। ये 2 टाइम्स रियल ऑफ Z1 Z2 बार आ जाएगा। जब इसको खोल लेंगे तो ये होता है लेस देन इक्वल टू मोड ऑफ Z1 Z2 बार। तो यहाँ से इसका मोड अलग कर लेंगे। मोड अलग करने के बाद इसका स्क्वायर आ जाएगा। स्क्वेयरिंग कैंसिल कर देंगे तो ये हो जाएगा लेस देन इक्वल टू दिस। तो इसको हम बोलते हैं ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी, जो हमने पीछे प्रूव भी करी थी वेक्टर लीनियर अलजेब्रा में। ठीक है, तो क्रोली क्या कहती है, मोड Z1 माइनस Z2 इक्वल टू, इसको ऐसे लिख सकते हैं, विच इज लेस देन इक्वल टू मोड Z1 प्लस Z2। अगर माइनस आ जाए तो भी ये क्या होगा, लेस देन इक्वल टू मोड Z1 प्लस Z2 के इक्वल ही होगा। ठीक है, उसके बाद है यूजिंग PMI प्रूव दैट फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये हमें प्रूव करना है, PMI का क्वेश्चन है। तो पहले 1 के लिए इसको दिखाएंगे, Pn इज इक्वल टू 1। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या आ जाएगी, 1/2, और राइट हैंड साइड हमारे पास यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो 1/2। अब हम क्या करेंगे, k के लिए इसको अज्यूम करेंगे, मतलब ये ट्रू है k के लिए, तो ये हो जाएगा k तक की वैल्यू k/k+1। k+1 के लिए इसको प्रूव कर देंगे। k+1 के लिए बहुत ही ईजी है, ये हमारे पास आ जाएगी। लेफ्ट हैंड साइड हम लेंगे, यहाँ तक की वैल्यू हमारे पास क्या थी, k/k+1, और इससे आगे ये है तो यहाँ से कॉमन लेके ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगी, राइट हैंड साइड के इक्वल। तो यही हमने प्रूव करना था। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है इफ x प्लस आयोटा वाई क्यूब इज इक्वल टू यू प्लस आयोटा वी देन शो दैट। ये हमें शो करना है। तो ये हमारे पास है क्यूब का फॉर्मूला खोलो, a प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू यू प्लस आयोटा वी। खोलने के बाद रियल और इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करो, रियल और इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर कर दो। जो हमने निकालना है वो हमने यहाँ पे निकाल लेंगे। x हमने यहाँ से कॉमन ले लिया, y यहाँ से इसको कर दिया डिवाइड। फिर क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। दोनों को ऐड करने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, प्रूव हो जाएगा। उसके बाद है नेक्स्ट, हाउ मैनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग। ऐसे कौन से वर्ड हैं जिनके मीनिंग भी हैं और जिनके मीनिंग भी नहीं है। कैन बी मेड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड मंडे। मंडे से हम बना सकते हैं। एज्यूमिंग दैट नो लेटर इज रिपीटेड, हमें एज्यूम करना है कि कोई भी लेटर यहाँ पे रिपीट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहला पार्ट क्या है, 4 लेटर आर यूज्ड एट ए टाइम। एक टाइम पे हमने 4 वर्ड यहाँ पे यूज़ करें। तो देखो 4 वर्ड यूज़ करे हैं। परमुटेशन, क्योंकि परमुटेशन लगेगी क्योंकि हमें विद और विदाउट मीनिंग बनाने, तो मीनिंग बन भी सकता नहीं भी। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे सीधा नंबर यहाँ पे उठाने हैं। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पे मैंने 4 लेटर लिए हैं, 4 लेटर ले लिए। तो यहाँ पे टोटल कितने हैं, 6 हैं। तो 6p4, तो यहाँ से बन जाएंगे 360। उसके बाद है ऑल लेटर आर यूज एट ए टाइम, एक टाइम पे सभी लेटर, तो 6p6 परमुटेशन यहाँ पे लग जाएगी। उसके बाद क्या है, थर्ड में ऑल लेटर्स आर यूज्ड बट फर्स्ट लेटर इज ए वोवल। सारे लेटर हमने यूज़ करने हैं लेकिन जो पहला लेटर है वोवल, यानी कि A E I O U में से होना चाहिए। ठीक है, आइदर ओ और ए। मंडे में हमारे पास क्या है, वोवल में ओ और ए है, तो ओ और ए इज पॉसिबल इन 2 वेज, 2 तरीके से इसको लिखा जाएगा। और रिमेनिंग 5 लेटर्स बच के, तो 5p5 वो हमारे पास हो जाएगा 120। और जो वोवल है वो स्टार्टिंग में आ जाएंगे। कितने वे हैं, 2, तो 2 गुना में 120 हम कर देंगे, 240 यहाँ पे तरीके आ जाएंगे। ठीक है, तो ये सीधा हमने अरेंज करना था, इसलिए हमने यहाँ पे परमुटेशन लगाई है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन हमारा क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो आज की क्लास में हमने सारे क्वेश्चन यहाँ पे कर लिए हैं। तो ये अच्छे 21 क्वेश्चन हो गए हैं, 10 से 21 हमने यहाँ पे कर दिए हैं। सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। जो थ्योरम है, जो क्वेश्चंस हैं, जो मैंने बीच में वो क्वेश्चन छोड़ा हुआ था वो मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया है, लेकिन वो आप लोगों के लिए था। चलिए खैर कोई बात नहीं, कंप्लीट हो गया है। जो क्वेश्चन भी आपको नहीं समझ आए, जिसमें भी आपको डाउट लगे, तो आप वो पूछ लेना। और ये PDF मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है इसी
वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा सारे क्वेश्चन, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है। जितने भी आप यहाँ पे स्टार लगाओ उतने लगा लेना, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लासेस आप लोगों को मिल रही हैं, ठीक है। तो मिलते हैं हमारी जो शाम की यानी कि इवनिंग की क्लास है उसमें नए क्वेश्चंस के साथ हम मिलेंगे। ओके, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। कोई क्वेरी हो किसी भी चीज़ के रिलेटेड, मॉक टेस्ट से रिलेटेड, या कोई भी आपको कुछ भी मतलब मैथ्स के क्वेश्चन से रिलेटेड हो, डाउट हो, कुछ भी हो, तो टेलीग्राम चैनल पे जाके सारी डिटेल वहाँ पे हैं, तो वहाँ से आप पूछ सकते हैं, ठीक है। ओके, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।